Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. As all of you know that we have started the third chapter of biology, that is cell and subcellular organelle. Today is the ninth lecture and it is about ribosome. In this video we will discuss about the basic of ribosome, like its structure, its composition, its location and how it's working, its function. All of this is discussed in this video. So let's begin the lecture. सबसे पहले जो हम पॉइंट राइबोसोम का डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट द कंपोजिशन। राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें ना तो ये 60% राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है और 40% जो है वो इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, 60 और 40 की रेशियो होती है राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये आपने याद रखनी है बातें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। ठीक है, इससे पहले हमने ऑर्गेनेल्स देखी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने कहा था वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, और ये बाकी ऑर्गेनेल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं साइज़ में। ठीक है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। जब हम बात करें ना इसकी लोकेशन की तो हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो अटैच हो सकते हैं या वो फ्रीली स्कैटर्ड हो सकते हैं। स्कैटर्ड मीन बिखरे होना, वो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हो सकते हैं, बिखरे हुए हो सकते हैं, ये उसका कैरेक्टर है। ठीक है, और अगर हम बात करें ना प्रोकैरियोटिक सेल की तो हम कहते हैं राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली जो है वो स्कैटर्ड है, वो बिखरे हुए हैं। तो ये और राइबोसोम जो है वो ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इनका जो है ये बेसिक इनकी लोकेशन है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके फंक्शन की। राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी समझा जाता है। इनको फैक्ट्री बोला जाता है प्रोटीन सेंसिस की ना, कि जितनी भी सेल के अंदर प्रोटीन है वो सेंसिस होने हैं, वो सारी की सारी जो है वो राइबोसोम ने करनी है। अबंडेंस की बात करें तो इनके ना एक ये फीचर है इनका कि जो ये ना ऐसे जो सेल जिनमें प्रोटीन सेंसिस बहुत ज़्यादा होनी है, जहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए, लाइक पैनक्रियास हो गई, ब्रेन सेल हो गई, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं उन सेल के अंदर, और बहुत ज़्यादा जो है ये जो है वो फंक्शनली एक्टिव होते हैं वहाँ पे। क्वांटिटी की बात करें तो एक टिपिकल जो सेल है नॉर्मल सेल है, ठीक है, मीन्स वो किसी भी एरिया का है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स तक प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो स्पेशल काइंड्स ऑफ होते हैं सेल जहाँ पे प्रोटीन सेंसिस ज़्यादा होने, जैसे भी हमने डिस्कस किया पैनक्रियाज और ब्रेन सेल, तो वहाँ पे ये मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स तक जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं राइबोसोम सेंसिस ये बनते कैसे हैं। तो राइबोसोम को हम इस लिहाज से जो है वो देख लेते हैं कि इनका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि राइबोसोम प्रोडक्शन ये बनते कैसे हैं, फिर इनकी असेंबलेज कैसे होती है, ये जुड़ते कैसे हैं आपस में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो न्यूक्लियोलस में सेंसिस किए जाते हैं। हमने न्यूक्लियस में भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सेंसिस की फैक्ट्री है और न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम सेंसिस की फैक्ट्री है। तो वो जो है इस तरह करेंगे कि न्यूक्लियोलस के अंदर ये बनते हैं और वहाँ पे असेंबल होते हैं। फिर राइबोसोमल प्रोटीन और जो है वो राइबोसोमल आरएनए कम्बिनेशन देखते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, द फर्स्ट वन इज आरएनए एंड द सेकंड वन सॉरी राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब इन दोनों ने आपस में मिलना है। ठीक है, इनके कम्बिनेशन जो है वो राइबोसोम बनना है, तो इनका कम्बिनेशन हम देख लेते हैं कि राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियोलस में एंटर होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स न्यूक्लियोलस में एंटर होंगी और न्यूक्लियोलस में जो आरएनए स्ट्रैंड्स है, राइबोसोमल आरएनए स्ट्रैंड्स हैं, उनके साथ जाके जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद दो सब यूनिट्स बनाती हैं। दो तरह के जो है वो पार्ट्स में खुद को डिवाइड करती हैं, एक जो होता है वो स्मॉल होता है, एक जो होता है वो लार्ज होता है। कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं कि राइबोसोमल मिलकर बना होता है दो चीज़ों से, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन से, और राइबोसोम प्रोडक्शन हो रही है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, तो राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोलस में एंटर होंगी, एंटर होने के बाद जो आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ जाके कंबाइन हो जाएंगी। राइबोसोमल आरएनए के साथ अटैच होने के बाद दो सब यूनिट्स में खुद को डिवाइड कर देती हैं, द फर्स्ट वन इज लार्जर एंड द सेकंड वन इज स्मॉलर।
सब यूनिट्स ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। सब यूनिट्स तो दो बन गए जिनको हमने अभी कहा, एक जो है वो बन गया लार्ज और एक बन गया स्मॉल। अब जो वो सब यूनिट्स बने हैं, ठीक है, जो सब यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। न्यूक्लियर पोर्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस के चैप्टर टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था, न्यूक्लियर पोर्स का, न्यूक्लियोलस का। तो ये सारे वही बातें, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं, ताकि वहाँ से वो गुजर सके, चीज़ों की ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सके। अब जो दो सब यूनिट्स बने हैं वो वहाँ से लीव करेंगे न्यूक्लियस को न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों सब यूनिट्स बने थे, ठीक है, वो बाहर आएंगे, जुड़ेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। जब वो दोनों सब यूनिट्स आपस में मिलेंगे देन वो एक्टिव होंगे, फंक्शनली एक्टिव, ठीक है। और अगर वो आपस में नहीं जुड़े, अलग अलग हो गए, तो इट्स मीन दैट राइबोसोम इज नॉट वर्किंग। सब यूनिट सेपरेशन की बात करते हैं, तो जितने भी प्रोटीन सेंसेस हैं वो जब भी काम नहीं कर रहे, मतलब प्रोटीन सेंसेस नहीं हो रही है, प्रोटीन की नहीं ज़रूरत, तो जो सब यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे ही प्रोटीन की ज़रूरत होगी जो सब यूनिट्स होंगे वापस में मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को हम रिपीट करते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ राइबोसोम प्रोडक्शन एंड असेंबली, उसकी लोकेशन बताई गई है कि वो कहाँ पे होती है, तो वो जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन एंड आरएनए कम्बिनेशन, तो वो कम्बिनेशन होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, और सब यूनिट्स बनते हैं। देन जो सब यूनिट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं सेल के आउटर साइड पे। फिर प्रोटीन सेंसेस जब होनी है वो यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और जब प्रोटीन सेंसेस नहीं होनी तो वो जो सब यूनिट्स है वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं जो कि राइबोसोम में यूज़ होती है, दैट इज़ स्वेडबर्ग वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ की बात करें तो राइबोसोम सब यूनिट्स जो हैं वो स्वेडबर्ग वैल्यू यानी कि एस वैल्यू से डिस्क्राइब किए जाते हैं। उनका जो साइज़ होता है ना वो स्वेडबर्ग से हम शो करते हैं, लाइक इट इज़ 70 स्वेडबर्ग, 60 स्वेडबर्ग, 40, उनका जो साइज़ मेजरमेंट है ये की जाती है। और ये डिपेंड करते हैं रेट ऑफ सेंटिमेंटेशन में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग में क्या किया जाता है, एक सेल को डाल के उसको गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग जो है वो सर्कुलर पाथ को कहते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, ठीक है, जैसे उसमें काम किया जाता है वैसे सेल को उसके अंदर रखा जाता है सेंट्रीफ्यूग मशीन में, और उसको जो है वो घुमाया जाता है, और फिर लेयर्स बनती जाती हैं उनके साइज़ की बेस पे, ठीक है। सेडिमेंटेशन या तो ऐसे होती है कि लेयर्स बनती जाती हैं, या ऐसा होता है कि सेंटर से लेके आउटर मार्जिन तक जो बाउंड्री होती है उसके दरमियान जो जो साइज़ पे ये एडजस्ट करते हैं वहाँ वहाँ पे ये आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, उनका साइज़ ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस के जहाँ पे हमने मेजर किया उनका साइज़ वो वहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर उनका राइबोसोम का साइज़ अगर कम है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो आगे या पीछे, जिस लिहाज से हमने इसे मेजर किया, जिस साइड पे ग्रेडियंट होगा वहाँ पे जो है खुद को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो है ये साइज़ मेजरमेंट रेट ऑफ सेंटीमेशन पे जो है वो स्वेडबर्ग डिपेंड करेगा, ठीक है। स्वेडबर्ग एक यूनिट है, एज ए यूनिट है, जैसे हमने फिजिक्स में बहुत से ऐसे यूनिट्स पढ़े हैं, लेंथ को मीटर मेजर करते हैं, वैसे ही हम सेडिमेंटेशन को स्वेडबर्ग में जो है वो मेजर करते हैं। अगर हम इन स्वेडबर्ग्स की वैल्यू को देखें तो एक यूकेरियोटिक सेल में बात करें तो वहाँ पे जो इसका टोटल साइज़ होता है वो 80 स्वेडबर्ग होता है, ठीक है, 80 एस होता है। स्मॉलर का साइज़ 40 और लार्जर का 60, ठीक है। इन दोनों का साइज़ 40 और 60, लेकिन जब इनकी कलेक्टिवली बात की जाए तो इनका जो साइज़ है वो 80 होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें तो वहाँ पे इनका साइज़ स्मॉलर होता है, तो जो हमारे पास टोटल साइज़ होता है वो 70 होता है, स्मॉलर का साइज़ 30 और लार्जर का साइज़ 50, ठीक है। और दोनों को सम अप करें या उनको कलेक्टिवली बात करें तो वो 70 राइबोसोम्स के स्वेडबर्ग के इक्वल होता है। स्वेडबर्ग की एक इम्पोर्टेंट बात करें तो वो ये है कि ये एडिटिव नहीं होता। एडिटिव मीन एडिशन हो के इनकी वैल्यूज़ नहीं आई। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि 50 और 30 इनका सम करें तो ये 80 बनते हैं, लेकिन इनका साइज़ 70 है। यहाँ पे बात करें तो 60 एंड 40 इनको सम अप करें तो 100 बनते हैं, लेकिन इनका साइज़ 80 है, ठीक है। तो ये एडिटिव नहीं है, ये एडिशन करके वैल्यूज़ नहीं आई हैं, बल्कि जो ऐसे इनके स्वेडबर्ग्स होते हैं, जो सब यूनिट्स के जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं वो ऐड नहीं हुई होती एक कंप्लीट राइबोसोम में, ठीक है। या आपने पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ये एडिटिव नहीं है और नॉट एड अप है, ठीक है। इस तरह ये सिर्फ जो है वो सेडिमेंटेशन पे है, ये मॉलिक्यूल के साइज़ पे, शेप पे और उनके जो है वो वेट पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि
उसने जो है उसका वेट कितना है, वो किस रीजन में लाई करेगा, उसकी शेप कैसी है, या उसकी शेप रेगुलर है या इरेगुलर, उसका साइज़ कैसा है। ये सिर्फ सेडिमेंटेशन जो है ये इस चीज़ को शो करते हैं, ठीक है। ये एडिशन का इनसे कोई लिंक नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इससे पहले हमने देखा था राइबोसोम सिंथेसिस के राइबोसोम कैसे बन रहे थे। अब हमने देखने हैं प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोटीन कैसे बनी है, राइबोसोम ने कैसे काम करना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के ओवरव्यू की बात करें कि प्रोटीन सिंथेसिस होती ही कैसे एक्चुअल में सेल में। तो प्रोटीन्स को बनने के लिए 2 असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए से तो बननी है, लेकिन इसके साथ उसको 2 असिस्टेंट भी चाहिए, 2 हेल्पर्स भी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट होता है मैसेंजर आरएनए और सेकंड होता है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस लेके आता है डीएनए से, ठीक है। डीएनए के पास जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है वो सारी आएगी मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। मैसेंजर आरएनए मैसेज कन्वे करेगा कि इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं, गाइडलाइंस जो मिलेंगी। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, ये सारे के सारे जो जो अमाइनो एसिड्स चाहिए ये ला के वो देगा। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा, ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स लेके आएगा, और एट द एंड जो राइबोसोमल आरएनए है वो इनको रीड करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो करेगा। और एक दफ़ा अगर अमाइनो एसिड की चेन जो है वो स्टार्ट हो जाए तो राइबोसोम जो है उसको रिलीज़ जो है वो करते रहते हैं। एक चेन प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो रीड करता जाता है मैसेज को, अमाइनो एसिड्स को लेता जाता है, रीड करता जाता है, और जो है एक चेन अमाइनो एसिड्स की वो रिलीज़ होती रहती है। ये था प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम अगर राइबोसोम के रोल की बात करें ना कि राइबोसोम कैसे काम करता है, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन 2 तरह से होती है। एक तो वो कि जो प्रोड्यूस की जाएगी फ्री राइबोसोम जो स्कैटर्ड थे, जो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पड़े थे। जब प्रोटीन सिंथेसिस की जाएगी उनसे, तो सेल यूज़ करेगा अपने इंटरनल यूज़ के लिए, मतलब अगर उसे ज़रूरत है प्रोटीन की तो वो जो स्कैटर्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुई थी स्कैटर्ड राइबोसोम से, उनको यूज़ कर लेगा। एक प्रोटीन हो गई वो। दूसरी प्रोटीन होगी जो राइबोसोम प्रोड्यूस करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होके, ठीक है। अगर राइबोसोम की हमने लोकेशन की क्या बात की थी कि 2 जगह पे प्रेजेंट होता है, या तो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, बिखरा पड़ा है, डिस्पर्स है, वो फ्रीली यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसकी प्रोटीन बनेगी, सेल अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो प्रोटीन बनेगी वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट की जाती है, इनकी स्पेशल पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद इनको सेल के आउटसाइड भेजा जाता है, और जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये इस्तेमाल की जाती है, सेल के इंटरनल यूज़ के लिए नहीं होती। ये इनके सारे की पॉइंट्स हैं। इसके बाद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि राइबोसोम की सेलुलर लोकेशन के हवाले से, ठीक है। कि हमने ये तो बात कर ली कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है, या हमने बात कर ली कि ये स्कैटर्ड हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो लोकेशन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है ना, वो भी सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसके अंदर भी प्रेजेंट है। और वो उन राइबोसोम की बात करें ना तो वो साइज़ और मेकअप में, उनकी कंपोजिशन में वो चेंज है उनसे। जो साइटोप्लाज्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ना राइबोसोम, उनसे चेंज है, उनका साइज़, उनकी शेप और उनका मेकअप, मतलब उनकी कंपोजिशन, वो सब चेंज है। और वो ज़्यादातर किससे मिलता है, प्रोकैरियोट से, ठीक है। उनका ऐसे मिलेगा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो जाके मिलेगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, बजाय इसके कि वो मिले जो है वो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से, उससे नहीं मिलता, वो जाके उनसे मिलता है। और ये सिर्फ बात हो रही है उन राइबोसोम्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो प्रेजेंट है। हम इनके डायग्राम की बात करते हैं तो देखें, ये इसका स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। ये इसका लार्जर सब यूनिट है। तो इनकी बात करें, ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, कंबाइन है। इसका मतलब ये कि राइबोसोम इज़ वर्किंग, इट इज़ मेकिंग प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ये मैसेंजर आरएनए आया मैसेज लेके, ठीक है। ये राइबोसोम इसको रीड करेगा, इस मैसेज को देखता जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस लेता जा रहे हैं। उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड की चेन को कहते हैं, वो ग्रो होती जा रही है, वो बनाता जा रहा है। और हमने बात की थी कि जैसे ही जो चेन है वो स्टार्ट हो जाए उसको रिलीज़ करता रहता है, ठीक है। ये मैसेज था,
ये जो रेड लाइन में नज़र आ रही है ये मैसेज है मैसेंजर आरएनए की तरफ से, और ये जो है ये प्रोटीन सेंसिस करके उसको रीड करके अमीनो एसिड को अटैच करके तो जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो ग्रो कर रहा है, ये ट्रांसलेट कर रहा है उसको। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन सेंसिस हो रही है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Subscribe my channel for the latest update. Thank you.